लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण में हमने पार्ट 2 तक पूरा कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था अम्ल तथा क्षारक के प्रकार, और हमने उसमें दो प्रकार के अम्ल और दो प्रकार के क्षारक डिस्कस किए थे, जैसे कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है अम्लों के गुण। तो अगर बात करें अम्लों की, तो हमने दो प्रकार के अम्ल पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। पहले प्रबल अम्लों के सूत्र लिख लेते हैं, जैसे कि हमने तीन प्रकार के प्रबल अम्ल पढ़े थे वहां पर। H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से हमने कुछ दुर्बल अम्ल पढ़े थे वहां पर। HCOOH इसे कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और C2H5COOH जिसे कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये कुछ अम्ल हैं, जिसमें से ये अम्ल प्रबल हैं और ये अम्ल दुर्बल हैं। तो अम्लों के गुण में अम्लों का पहला गुण है अम्लों में हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करते हैं H+ से। हाइड्रोजन आयन H+ उपस्थित होते हैं, यह अम्लों का पहला गुण। अगर हम कोई भी एक अम्ल ले लें, जैसे कि ये जितने भी अम्ल लिखे हैं, तो हर एक अम्ल में गुण होता है कि हर किसी में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। H2SO4, HCl और HNO3 तीनों में हाइड्रोजन है। HCOOH, CH3COOH और C2H5COOH हर एक में हाइड्रोजन है। तो अम्लों का पहला गुण होता है अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। नंबर 2, अम्ल को जल में घोलने पर, अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन त्यागते हैं। क्या होता है जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं? मान लेते हैं हमारे पास एक अम्ल है, इनमें से हम कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि HCl। तो जब हम HCl, तो वैसे तो HCl एक अम्ल है, लेकिन हम कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं। तो अम्लों में कुछ कॉमन होता है, अम्लों में कॉमन होता है H, लेकिन H के अलावा बाकी का पार्ट ना कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर HNO3 है। तो हम उस अलग पार्ट को जो है X से व्यक्त कर लेते हैं। H तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को व्यक्त कर रहा है, जबकि X जो है बचे हुए पार्ट को व्यक्त कर रहा है, जो कि SO4, Cl, NO3, HCOO, CH3COO और C2H5COO इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि H तो सभी में कॉमन होता है। तो हम एक अम्ल को HX से व्यक्त कर लेते हैं। मान लेते हैं HX हमारे पास कोई अम्ल है और इसको हम जल में घोल रहे हैं, जल में। तो जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं ना, तो अम्ल को जल में घोलने पर अम्ल H+ आयन त्यागते हैं। मतलब जो इनका H+ वाला पार्ट होता है ना, वो टूटकर अलग हो जाता है, और बाकी का जो पार्ट है वो टूटकर अलग हो जाता है। अगर H+ है तो बाकी का पार्ट क्या होगा? माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस होते हैं ना, इनको कहते हैं आयन। ये दोनों के दोनों जो है एक प्रकार के आयन है। ये भी एक आयन है और ये भी एक आयन है, ये दोनों आयन है। इसमें से ये जो H+ होता है इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी अम्ल को, ये एक अम्ल है, किसी अम्ल को जल में घोलते हैं, तो अम्लों को जल में घोलने पर अम्ल जल में H+ आयन त्यागते हैं, हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। ठीक है ना? इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई अम्ल है HX और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं जल से, H2O से। तो जब हम HX को जल में घोलेंगे तो HX अपना H जल में त्याग देगा, डोनेट कर देगा, मतलब ये दोनों टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। तो जल में कितने H होते हैं? 2H। जब एक और H टूटकर आएगा तो कितने H हो जाएंगे? 3H। और ऑक्सीजन एक ही रहेगा, O। लेकिन जो H टूट कर आएगा उस पर कैसा साइन होता है? प्लस साइन। तो इसलिए इसको लिखते हैं H3O+। और ये जो X होता है इसको वियोजित करके अलग करके लिख लेंगे। ठीक है ना? तो जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं, तो अम्लों को जल में घोलने पर अम्ल उसमें H+ आयन त्यागते हैं, जिससे जल के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जाती है
ऑक्सीजन का एक परमाणु रहता है, और जो तीसरा हाइड्रोजन परमाणु होता है उस पर प्लस आवेश होता है, इसलिए इसको लिखते हैं H3O+। तो H3O+ जो है इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो ये अम्ल का दूसरा गुण है। क्या अम्ल का दूसरा गुण क्या है? जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो अम्ल को जल में घोलने पर अम्ल जल में H+ आयन त्यागते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अम्लों का तीसरा गुणधर्म है। जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं हर एक पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो कि है नाइट्रिक अम्ल। इनमें से हर एक पदार्थ एक खट्टा पदार्थ है, ठीक है ना। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह अम्लों का तीसरा गुणधर्म है। आगे नंबर 4 पॉइंट है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगर हमारे पास जल ना हो और सिर्फ अम्ल हो तो अम्ल जो है ना अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब अम्लों का जो अम्लीय व्यवहार होता है वो जल के कारण होता है, और जब जल नहीं होता था तो जल ना होने पर अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता। इसका रीजन क्या है? हर एक अम्ल में कुछ कॉमन होता है, जैसे कि ये कुछ अम्ल हैं और इनके फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो सभी में H कॉमन है, H। और जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये H टूटकर अलग हो जाता है। मतलब हर एक अम्ल में कॉमन चीज होती है H, और इसी H के कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। लेकिन ये H कब टूटता है? जब अम्ल को जल में घोला जाता है। लेकिन जल अगर अनुपस्थित होगा, हमारे पास जल ही नहीं होगा, तो अम्ल जो है अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। अब अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करने का ना करने का क्या मतलब है कि अगर हम किसी अम्ल को जल की अनुपस्थिति में, अगर हमारे पास जल नहीं है सिर्फ अम्ल है, लिटमस पत्र पर अगर अप्लाई करेंगे तो ये लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करेगा। जैसे कि अम्लों को नीले लिटमस पर अप्लाई करने पर नीले लिटमस का रंग लाल हो जाता है, लेकिन जल की अनुपस्थिति में क्योंकि हाइड्रोजन आयन टूटकर अलग नहीं होगा तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल नीले लिटमस को लाल नहीं करेगा, ठीक है ना। 5th पॉइंट है, शुष्क अवस्था में शुष्क अवस्था का मतलब है जल की अनुपस्थिति, जब जल ना हो। जल की अनुपस्थिति में अम्ल नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है। अगर हमारे पास कोई अम्ल है, सिर्फ अम्ल है लेकिन जल अनुपस्थित है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल शुष्क होता है, सूखा होता है, ड्राई, और वो जो है ना नीले लिटमस पर अप्लाई करने पर उसके रंग को परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अम्लों के गुण हैं। जैसे कि पहला गुण है अम्लों में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। दूसरा गुण है अम्ल को जल में घोलने पर अम्ल H+ आयन त्यागते हैं। तीसरा गुण है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि जल अनुपस्थित होगा तो उनका जो H+ आयन है वो टूटकर अलग ही नहीं पाएगा, और अम्लों का जो अम्लीय व्यवहार होता है वो अनुपस्थित हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, H+ आयन के कारण। शुष्क अवस्था में अम्ल नीले लिटमस को प्रभावित नहीं करते, उसका रंग परिवर्तित नहीं करते, क्योंकि शुष्क अवस्था में जल अनुपस्थित होता है, और जब जल अनुपस्थित होगा तो HX टूटकर H+ आयन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और एक और होता है अम्लों में कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। मतलब उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराएंगे तो करंट का चालन करेगा। चालन का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई दो पदार्थ हैं, लकड़ी और लोहा। लकड़ी और लोहा दोनों में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएं, करंट पास कराएं, तो लोहे में तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन लकड़ी विद्युत की कुछ अलग है, तो लकड़ी में करंट पास नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास अम्ल शुष्क अवस्था में ड्राई स्टेट में, मतलब हमने अम्ल ले लिया है लेकिन जल नहीं है, तो जब जल नहीं होता तो उस स्थिति में अम्ल शुष्क कहलाता है। तो शुष्क अवस्था में तो अम्ल जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जैसे उसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर वो आयनों में टूट जाता है और आयन विद्युत का चालन करते हैं।
तो अम्लों का जो जलीय विलयन होता है ना, वो वेदुत का चालन करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अम्ल का जलीय विलयन वेदुत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा आयन वेदुत का चालन करते हैं। तो ये हम लोग के कुछ गुण हैं, जिसमें से जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट, सेकेंड लास्ट और फोर्थ, 4, 5 और 6, ये तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इनसे जो है एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि पहला टॉपिक है, जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। तो इसका रीजन है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन नहीं त्यागते हैं। दूसरा है, शुष्क अवस्था में अम्ल नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं परिवर्तित करते हैं, क्योंकि शुष्क अवस्था में जल अनुपस्थित होता है और जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन नहीं त्यागेंगे, जो कि उनके अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। ठीक उसी तरह से अम्लों का जलीय विलयन वेदुत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनों में टूट जाते हैं और आयन वेदुत के चालक होते हैं, इसलिए अम्लों का जलीय विलयन वेदुत का चालन करता है। तो ये कुछ अम्लों के गुण हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्षारकों के गुण। तो अम्लों की तरह क्षारकों में कुछ गुण होते हैं जो काफी हद तक अम्लों के समान ही होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्षारकों के गुण। तो देख लेते हैं क्षारकों के कौन से गुण होते हैं। तो पहले जो ना हम कुछ क्षारक ले लेते हैं। क्षारकों के हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसी तरह से NH4OH। तो ये कुछ क्षारक हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि MgOH का होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षारक हैं। तो अम्लों की तरह क्षारकों में भी कुछ कॉमन होता है। तो अगर हम क्षारकों के फॉर्मूले पर ध्यान देंगे तो हर एक क्षारक में हमें एक चीज कॉमन दिखाई देगी, OH। OH जो है ना हर एक क्षारक के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्षारकों के जो गुण होते हैं इसी OH के कारण होते हैं, ये जो OH इनमें उपस्थित है। ठीक है ना। तो क्षारकों का पहला गुण है, फर्स्ट, क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का प्रतीक होता है OH-, उपस्थित होते हैं। ये क्षारकों का पहला गुण है कि क्षारकों में OH- हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, जो कि हर एक क्षारक में उपस्थित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 2, क्षारकों को जल में घोलने पर क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- त्यागते हैं,
तो जब हम क्षारकों को जल में घोलते हैं तो क्षारकों को जल में घोलने पर क्षारक जल में OH माइनस आयन त्यागते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्षारकों की, तो हर एक क्षारक में कॉमन होता है OH। बाकी का पार्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी पार्ट में भी कुछ कॉमन होता है कि मोस्टली ना, जैसे Na, Mg, Ca, ये ज्यादातर अधिकांशतः धातु होती है, धातु मेटल, और मेटल को व्यक्त करते हैं कैपिटल M से, ठीक है ना। जैसे Na, Mg, Ca ये सब धातुएं हैं, तो धातुओं के लिए हम क्या यूज करेंगे, M, और OH माइनस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो क्षारकों का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा MOH। मतलब हमारे पास कोई क्षारक है तो उसमें OH तो कॉमन होगा ही, लेकिन बाकी का पार्ट कुछ भी होगा जिसको हम M से व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्षारक है MOH। MOH एक क्षारक है और हम इसको घोलते हैं जल में। तो जैसे ही हम क्षारक को जल में घोलेंगे H2O में, तो क्षारक को जल में घोलने पर क्षारक जल में OH माइनस आयन त्याग देंगे, तो OH माइनस तो अलग हो जाएगा। अगर MOH में OH पर माइनस आवेश है तो जो M होगा उस पर कैसा आवेश होगा, प्लस आवेश, तो हो जाएगा M प्लस OH माइनस। तो MOH तो क्षारक था, लेकिन OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होता है जब हम किसी क्षारक को जल में घोलते हैं तो क्षारकों को जल में घोलने पर क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं। नंबर 4 पॉइंट, जल की अनुपस्थिति में क्षारकों का व्यवहार क्षारकीय नहीं होता है। क्षारकों के गुण उनमें उपस्थित OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होते हैं, और जब हम क्षारक को जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन टूटकर अलग हो जाते हैं, जिसके कारण क्षारकों के गुण क्षारकीय होते हैं। लेकिन जब हमारे पास जल ही नहीं होगा, जल की अनुपस्थिति होगी, तो उस स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन टूटकर अलग नहीं हो पाएंगे और क्षारक अपना क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेंगे। और क्षारकीय व्यवहार का मतलब क्या है कि जब हम क्षारक को लाल लिटमस पत्र पर अप्लाई करेंगे तो क्षारक लाल लिटमस पत्र के रंग को नीला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई क्षारक है और वो जल की अनुपस्थिति में है, तो जल की अनुपस्थिति में कोई भी क्षारक होता है शुष्क, शुष्क अवस्था। शुष्क अवस्था का मतलब है जल की अनुपस्थिति, जल की अनुपस्थिति में क्षारकों का व्यवहार क्षारकीय नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में मतलब शुष्क अवस्था में क्षारकों का व्यवहार क्षारकीय नहीं होगा, क्योंकि क्षारकों का व्यवहार उनमें उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है, और जल में घोलने पर क्षारक उसमें हाइड्रोक्साइड आयन त्याग देते हैं, जिसके कारण क्षारक अपना क्षारकीय व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन जब जल ही नहीं होगा तो क्षारक शुष्क होगा और उस स्थिति में वो अपना क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, क्षारकों का जलीय विलयन। वैद्युत का चालन करता है। तो अम्लों के समान क्षारकों का जलीय विलयन भी वैद्युत का चालन करता है, क्योंकि आयन वैद्युत के चालक होते हैं, लेकिन जब किसी क्षारक या अम्ल को जल में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है। तो इसलिए जो ना क्षारकों का या अम्लों का जो जलीय विलयन होता है तो उसमें आयन उपस्थित होते हैं और आयन वैद्युत के चालक हैं, इसलिए क्षारकों का या अम्लों का जलीय विलयन वैद्युत का चालन करता है, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक की तरह इसमें भी ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में जो ये पीएच है, पीएच, इसमें P4 होता है पोटेंज,
पोटेंज, पोटेंज का मीनिंग होता है शक्ति, जबकि H जो है H प्लस आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इसमें P4 है पोटेंज, पोटेंज मीन्स होता है शक्ति, जबकि H जो है H प्लस आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, कि अगर कोई हमारे पास अम्ल है या क्षारक है तो उसमें अगर H ज्यादा होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, और अगर H कम होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। तो pH स्केल में जो pH है, इसमें H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जबकि P4 होता है पोटेंज जो शक्ति को व्यक्त करता है। मतलब pH जो है ना हाइड्रोजन आयन सांद्रता की शक्ति को दर्शाता है। लेकिन बात कर लेते हैं pH स्केल की। अब ये pH स्केल क्या है? तो pH स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से अगर हमारे पास कोई दो अम्ल हैं तो हम उनमें अंतर कर सकते हैं कि उनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा होगा और प्रबल अम्ल कौन सा होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई दो क्षारक हैं तो उनमें भी हम अंतर कर पाएंगे कि उनमें से कौन प्रबल क्षारक होगा और कौन दुर्बल क्षारक होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो pH स्केल है ये जल के आधार पर बनाया गया है। किस तरह से, अब ये देख लेते हैं। अगर बात करें जल की, तो जल होता है H2O। इस H2O में दो H होते हैं और एक O होता है। अगर हम H को अलग कर लें तो क्या बचेगा? OH। इसमें H जो होता है ये H प्लस होता है, जबकि OH क्या होता है? OH माइनस होता है। तो जल जो है H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। H प्लस अम्लों का गुण है, जबकि OH माइनस क्षारकों का गुण है। इसमें H प्लस जो है वो अम्लों का गुण है, OH माइनस क्षारकों का गुण है। इसका मतलब यह है कि जल में अम्ल और क्षारक दोनों के गुण होते हैं, लेकिन दोनों की मात्रा बराबर बराबर होती है, क्योंकि एक H है और एक ही OH है, तो इसका मतलब दोनों की मात्रा बराबर बराबर है। और जब अम्ल और क्षारक दोनों की मात्रा बराबर हो तो अम्ल क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब ना तो वो पदार्थ अम्ल रह जाता है ना ही क्षारक रह जाता है। तो जल जो है ना एक उदासीन पदार्थ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें H प्लस भी होते हैं और OH माइनस भी होते हैं। इसमें एक H प्लस होता है और एक ही OH माइनस होता है। लेकिन क्या होता है जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक अम्ल है HX, हमारे पास एक अम्ल है HX और हम इसको घोल रहे हैं जल में, तो जल क्या होता है? H2O। तो जल में अम्ल को घोलने पर अम्ल जल में क्या त्यागते हैं? H प्लस आयन। तो जल में एक H प्लस तो पहले से ही होता है, मतलब ये जो जल है H2O, H2O को हम लिख सकते हैं HOH, जिसमें एक H प्लस है और एक OH माइनस है। तो जो जल होता है उसमें एक H प्लस और एक OH माइनस पहले से ही होता है। लेकिन जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो अम्लों को जल में घोलने पर अम्ल उसमें H प्लस त्यागते हैं। तो पहले से एक H प्लस एक OH माइनस था, लेकिन जब हम किसी HX जैसे कि अम्ल को जल में घोल रहे हैं तो अम्ल जो है जल में अपना H प्लस आयन त्याग देगा, जिससे कि जल में H प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे, OH माइनस कम रह जाएंगे। बाकी का पार्ट जो X है वो टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्षारक है जैसे कि MOH क्षारक, और हम क्षारक को जल में घोलते हैं H2O में, तो ये जो जल है H2O ये H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। क्षारकों को जल में घोलने पर क्षारक जल में OH माइनस त्यागते हैं, तो एक OH माइनस तो पहले ही था। जैसे हम MOH को जल में घोलेंगे तो ये भी अपना OH माइनस जल में त्याग देगा, जिससे कि अब जल में OH माइनस अधिक हो जाएंगे लेकिन H प्लस कम रह जाएंगे। बाकी का पार्ट जो M है वो टूटकर अलग हो जाएगा M प्लस की फॉर्म में। मतलब जब हम जल में H2O में किसी अम्ल को घोलते हैं तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन किसी क्षारक को घोलते हैं तो उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अम्ल या क्षारक को जल में ना घोलें तो ना तो अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा, ना ही क्षारक अपना क्षारकीय व्यवहार दर्शाएगा। इनके जो अम्लीय क्षारकीय व्यवहार होते हैं वो जल के कारण होते हैं, मतलब इनको जल में घोलना जरूरी है। लेकिन जब हम किसी अम्ल को जल में घोल रहे हैं तो उस स्थिति में इसमें H प्लस भी है और OH माइनस भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो H प्लस ज्यादा और OH माइनस कम होते हैं, लेकिन जब हम किसी क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH ज्यादा और H कम रह जाते हैं। मतलब अगर हमें अम्लीय क्षारक का अम्लीय और क्षारकीय व्यवहार देखना है तो पहले हमें उन्हें जल में घोलना पड़ेगा, और जब हम उन्हें जल में घोलेंगे तो जल के अंदर घोलने के बाद अम्ल को जल में घोलने पर या क्षारक को जल में घोलने पर अम्ल और क्षारक दोनों के गुण होंगे। अम्ल को जल में घोलने पर अम्लों के गुण ज्यादा होंगे, क्षारक के कम होंगे,
और क्षारकों को जल में घोलने पर क्षारकों के गुण ज्यादा होंगे जबकि अम्ल के गुण कम रह जाएंगे। मतलब अम्ल का जलीय विलयन जो होता है उसमें अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारकीय गुण भी होते हैं, लेकिन अम्लीय गुण क्षारकीय गुणों से ज्यादा होते हैं। इसी तरह से क्षारकों का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्षारकीय गुण भी होते हैं और अम्लीय गुण भी होते हैं, लेकिन क्षारक को जल में घोलने पर क्षारकीय गुण बढ़ जाता है, अम्लीय गुण कम रह जाता है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। कुछ इस तरह से, और इस स्केल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पर लिखते हैं H+ और यहां पर लिखते हैं OH-। और ये जो स्केल है ये अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन को व्यक्त करता है। किस तरह से अब ये देख लेते हैं। जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ ज्यादा OH- कम। तो इस स्केल का जो ये पहला हाफ पार्ट है इसमें H वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट तो H+ है जबकि ये पूरा का पूरा पार्ट OH- है। लेकिन फर्स्ट हाफ पार्ट में H+ ज्यादा है जबकि OH- कम है। ठीक है ना। मतलब अगर हम पहले आधे पार्ट में देखेंगे तो H+ वाला बॉक्स जो है तो बड़ा हो रहा है जबकि OH- वाली जो पट्टी आ रही है वो छोटी पट्टी, बहुत पतली पट्टी है। तो इसका मतलब यह है कि पहले हाफ पार्ट में H+ ज्यादा और OH- कम है। ठीक उसी तरह से हम किसी क्षारक को जल में घोलते हैं तो क्षारकों को जल में घोलने पर OH ज्यादा होते हैं और H कम रह जाते हैं। तो इस सेल का बाकी का जो हाफ पार्ट है वो क्षारकों के जलीय विलयन को व्यक्त करता है, क्योंकि बाकी के हाफ पार्ट में OH वाला भाग जो है ज्यादा है जबकि H+ वाला जो भाग है वो कम है। ठीक है ना। तो जब हम किसी अम्ल को क्षारक में घोलते हैं तो उसमें अम्लीय गुण अधिक और क्षारकीय गुण कम रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस स्केल का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो अम्ल के जलीय विलयन को दर्शाता है, जबकि जब हम किसी क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH- ज्यादा और H+ कम रह जाते हैं। तो बाकी के हाफ पार्ट में OH ज्यादा है जबकि H जो है कम है। तो बाकी का जो हाफ पार्ट है ना ये क्षारकों के जलीय विलयन को व्यक्त करता है। लेकिन अगर हम बात करें बीच की स्थिति की तो इसमें जितना OH है उतना ही H है। तो ये जो ना उदासीन स्थिति को दर्शाता है। उदासीन मतलब जब हम एक अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं तो अम्ल और क्षारक अगर बराबर बराबर मात्रा में तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। लेकिन जब हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो वो अम्लीय अधिक होगा, क्षारकीय कम होगा। लेकिन जब हम क्षारक को जल में मिलाएंगे तो वो क्षारकीय अधिक होगा और अम्लीय कम रह जाएगा। तो ये एक स्केल है जिसके द्वारा हम किन्हीं दो अम्लों और किन्हीं दो क्षारकों में दुर्बल और प्रबल अंतर कर सकते हैं। किस तरह से, हमारे पास अगर कोई दो अम्ल है और अम्लों को जल में घोलने पर एक अम्ल जल में अधिक H+ त्यागता है जबकि एक अम्ल जल में कम H+ त्यागता है। तो कम वाला H+ जो होगा वो अम्लीय वाले पार्ट में आगे की ओर होगा जबकि जो अधिक वाला H+ होगा वो अम्लीय वाले भाग में पीछे की ओर होगा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें हम क्षारकों की जलीय विलयन की तो अगर हमारे पास कोई दो क्षारक हैं जिनमें से एक जल में अधिक OH त्यागता है जबकि एक जल में कम OH त्यागता है, तो इस स्केल का बाकी का हाफ पार्ट का आगे वाला भाग अधिक OH को दर्शाता है लेकिन पीछे वाला भाग कम OH को दर्शाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ना हम किन्हीं दो अम्लों या किन्हीं दो क्षारकों के बीच अंतर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई दो अम्ल होते हैं या कोई दो क्षारक होते हैं तो उस स्थिति में एक अम्ल जो है जल में अधिक H+ त्यागता है जबकि दूसरा कम H+ त्यागता है, जिससे कि इस स्केल पर जो है ना उसके मान अलग अलग आते हैं। तो इस स्केल को जो है टोटल 14 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 14 भागों में। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से। यहां पर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से ये स्केल होता है। इस स्केल में जो बीच वाला 7 है वो उदासीन को दर्शाता है। मतलब जो पदार्थ उदासीन होते हैं उनका इस स्केल पर जो मान होता है वो होता है 7। ये जो स्केल है इसको कहते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल में उदासीन पदार्थों का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से जो अम्ल हैं उनका मान 7 से पहले होता है, मीन 7 से कम।
अम्लों का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, जबकि जो क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारकों का पीएच मान होता है 7 से अधिक, ग्रेटर देन 7। तो इस तरह से जो ना किसी पीएच स्केल द्वारा किन्हीं दो अम्लों या किन्हीं दो क्षारकों की प्रबलता और दुर्बलता को माप सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर 0 से 14 तक डिजिट होते हैं, जो हमें किन्हीं दो अम्लों या किन्हीं दो क्षारकों की दुर्बलता और प्रबलता में अंतर कराने में सहायता करता है। ठीक है ना। तो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक होते हैं जो अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता के मापन में सहायता करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की इस वीडियो में कहीं भी किसी को कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।